नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है। उसमें देखा जाए तो तीन पक्ष जो है सरकार में है, तीन पक्ष विपक्ष में है। अब 6 पक्ष और छोटे छोटे और पार्टियां भी हैं, लेकिन इनकी जो है तैयारी किस तरह की हो रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और किस तरफ इनका जो है आकर्षण बढ़ रहा है, इसी में हम चर्चा करेंगे कि क्या लगता है कि 2024 में सरकार किस तरह बनेगी, क्या इस स्थिति बन सकती है और इस समय क्या चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दयानंद नेने जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम इसे जानेंगे कि इस समय जो परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि नेने साहब का अभी कुछ ही दिन पहले सर्वे भी आया था कि सरकार किसका बनता हुआ दिख रहा है। अगर बनता हुआ दिख रहा है तो सरकार क्या लेफ्ट राइट भी हो सकती है, यानी कि तीन पक्ष इसमें तीन पक्ष इसमें, इनका खिचड़ी भी हो सकता है क्या, इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे इसके ऊपर। सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, इसमें पक्ष में तीन पार्टी, विपक्ष में भी तीन पार्टी और छोटे छोटे पार्टियां सब अलग अलग ही अपना तेवर दिखा रही हैं, ऐसे में क्या बन रहा है सब? देखिए, कल नागपुर में देवेंद्र फडणवीस थे। भारतीय जनता पार्टी का नागपुर यूनिट का उनका कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उसके बाद में एक सभा भी उनकी वहाँ पे हुई और उसमें देवेंद्र फडणवीस ने जो भाषण किया, वो भाषण में दो चीज़ें जब मैंने भाषण देखा तो मैं दो चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, मेरा अटेंशन अट्रैक्ट किया। जी। और मैं वो दो चीज़ों पे पहले बात करूँगा। सबसे पहले अपने भाषण के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एक रेफरेंस किया कि लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव की तैयारी के तहत लगभग 1-1.5 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक अनेक स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया था। कोई बूथ प्रमुख था, कोई 5 बूथ का एक बन के शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ थे, फिर कोई सुपर वॉरियर करके बनाए थे, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष। तो ये जो सुपर वॉरियर्स करके व्यवस्था उन्होंने जो तैयार की थी, जिनका मेन काम था कि लोगों के पास लोगों से कम्युनिकेट करना, मतलब लोगों से संवाद सीधा उनके घर जाके संवाद करना था। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हो रही है, उपलब्धियां जो रही है 5 साल की, वो उनके तक पहुंचाने का। तो फडणवीस जी ने बोलते बोलते कह दिया कि हमने इतने सारे लाखों सुपर वॉरियर तो हमने अपॉइंट कर लिए, पर कोई भी जनता तक नहीं पहुंचा। और ये उनका वाक्य मेरे हृदय को थोड़ा सा टच करके गया, क्योंकि ये उनके मन की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इसमें मुझे दिखाई दे दी। और हकीकत भी है ना, और हकीकत है इसके लिए फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल। और एक्चुअली मुझे उस वक्त लगा कि अगर मैं सुपर वॉरियर होता सच्ची में उनका, तो मुझे शर्म आती ये सुनने के बाद में कि राज्य का तुम्हारा सबसे बड़ा नेता के ऊपर ये स्थिति आ गई है कि जो तुम्हें सुना रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये एक वाक्य था जो मेरे को एकदम, मैंने उसकी नोटिस की और सोचा कि बहुत बड़ा वाक्य है जो उन्होंने कहा। दूसरा, जो उनका एनालिसिस जो कर रहे थे, और वह एनालिसिस गलत नहीं है, वो एनालिसिस वो अपने कार्यकर्ता जो वहाँ पे मौजूद है उनका मोरल बढ़ाने के लिए, मनोधैर्य उनका ऊपर लाने के लिए कर रहे हैं। उनका जो नैराश्य उनके मन में जो आया हुआ है, नैराश्य की भावना, वो निकालने के उनके मन से उन्होंने कहा। और ये बार बार वो 1-1.5 महीने में 2-4 बार कह चुके हैं कि महायुति के अगर 2% वोट और बढ़ गए, सिर्फ 2% वोट, तो महायुति की 200 के पार सीटें निकल जाएगी महाराष्ट्र में। और उन्होंने यही कहा कि महाविकास आघाड़ी के सामने हमें लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2% वोट कम मिले। ये 2% जिम्मेदार कौन है? जो वोट नहीं किए वो जिम्मेदार है कि ये कार्यकर्ता जिम्मेदार है? नहीं, वो अपन बाद में देखते हैं। अपन पहले क्या देखते हैं कि ये 2% सच्ची में है कि ज्यादा है। जी, जाहिर है आप किसी और पब्लिक के ऊपर दोष रखने से मतलब ही नहीं है। अच्छा नेता वो होता है या अच्छा कार्यकर्ता भी वो होता है कि अगर उससे कुछ गलती हुई है, उसमें कुछ खामियां रही है, तो खामियां एक्सेप्ट कर ले और उसमें सुधार लाए तो अगला इलेक्शन जीत सकते हैं।
तो ये खामियां किसमें है, ये इसके ऊपर अपन टिप्पणी ना करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, महायुति का अगर इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो डेटा अपन बेस पकड़े तो महायुति का वोट लोकसभा में 2019 के सामने जी 7.36% से घटा है। 7.3 7.36% से घटा है, बरोबर है। मेरे हिसाब से वो 7.36% नहीं है, ज्यादा है, लगभग 10% तक है, क्योंकि 2019 में महायुति को 54 दशलक्ष, मतलब 54 दशलक्ष बोलते हैं मिलियन वोटिंग हुआ था 2019 में। इस बार वो वोट बढ़ के 57 दशलक्ष, मतलब 57 मिलियन वोट मिले उनको, महायुति को, महाराष्ट्र में। मतलब ये जो पहले बवाल किया जाता था कि हमारे वोटर बाहर नहीं निकले, इसकी वजह से हम हार गए, वोटिंग कम हुआ इसकी वजह से हार गए, तो ये गलत है, क्योंकि ये फिगर बताती है एक्चुअली यही इलेक्शन में तुमको, मतलब महायुति को 3 दशलक्ष वोट, 3 मिलियन वोट्स 2019 के कंपैरिजन में ज्यादा मिले हैं उनको। तो फिगरेटिवली 7.36% उनका घटा है दिखता है, पर वो ज्यादा है, 7.36 नहीं है। दूसरा, आज अगर आप दूसरी एक जगह वजह देखने को जाओ, उस वक्त 2019 के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी को जो वोटिंग हुआ था, वंचित बहुजन आघाड़ी, तो 2019 के कंपैरिजन में वंचित आघाड़ी को इस इलेक्शन में कम मिले, 2.1 दशलक्ष, मतलब 2.1 दशलक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मिलियन, इंग्लिश में 2.1 मिलियन वोट्स कम हुए हैं, यानी 21 लाख वंचित आघाड़ी के 2.1 मिलियन वोट कम हुए, और सिर्फ कम नहीं हुए, वो शिफ्ट हुए हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ। तो उसकी वजह से, ये वोट जो शिफ्ट हुए उनकी वजह से महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर जो था 2019 के कंपैरिजन में वो 10.55% बढ़ा, और सबसे बड़ा फर्क वो 2% दिखता है वोटिंग के हिसाब से, असल में वो फर्क ये है कि इनका लगभग 11% वोट शेयर बढ़ा और उनका लगभग 8-9% के ऊपर वोट शेयर कम हुआ। किसका? नहीं जी, यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगा। आपको नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना का विभाजन होने की वजह से ये फर्क पड़ा है? देखिए, मुझे ये बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि शिवसेना का विभाजन हुआ तो राष्ट्रवादी का भी विभाजन हुआ जी, और राष्ट्रवादी का भी एक टुकड़ा इनके साथ में है, फिर मनसे इनके साथ में था, तो इनके भी सभी वोट अगर पलड़े में गिरे हैं, और उसके बावजूद अगर वोट इतने कम हो गए, इसमें तो हम ये कहेंगे कि नेता आए लेकिन कार्यकर्ता और वोटर्स जो है वो तो नहीं ले पाए ना। देखिए, आप नेता तो खरीद लिए, आप नेता ने सबको आपने अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो वोटर्स जो है, वो जो है मेरे ख्याल से वहां पर प्लस माइनस हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को 2019 में 42 सीट्स मिली थी, बराबर, वो घट के आ गई नीचे 17 तक, और इनको 6 सीटें मिली थी महाविकास आघाड़ी को, और वो बढ़ के हो गई 31। तो यही कारण है ना कि शिवसेना उस समय साथ में थी, इस बार शिवसेना उनके साथ चली गई, तो वो भी तो फर्क पड़ा ही ना। शिवसेना का एक टुकड़ा उनके साथ में गया, बिल्कुल, शिवसेना उनके साथ में नहीं गई। और शिवसेना की ताकत, उद्धव ठाकरे के शिवसेना में ताकत कहाँ पे है उनकी, कहाँ थी पहले? मुंबई, कोंकण और मराठवाड़ा का एक छोटा पट्टा। इलेक्शन ने क्या बताया? कोंकण में शिवसेना की ताकत उद्धव बाला साहेब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी पकड़ के, उनकी ताकत महायुति की ताकत से कम दिखाई दी, बराबर है। दोनों सीटें महायुति ने अच्छे मार्जिन से जीती, तो कोंकण बाजू में रखते हैं। मराठवाड़ा में थोड़ा इफेक्ट जरूर गिरा उद्धव ठाकरे जी के, इसमें उनको वोट मिले, पर औरंगाबाद से एकनाथ शिंदे जी के भी कैंडिडेट चुन के आ गए। गत साल में MIM चुन के आई थी, इस बार तो इनको भी वोट मिले हैं। और रहा है मुंबई की बात, तो मुंबई में जितने भी वोटिंग हुए, वो वोट का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो महायुति को महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ज्यादा मिले एज पर दिस थिंग।
तो शिवसेना उस तरफ गई करके इनकी वोट कम ऐसे नहीं हुआ है। इनका हारने का 2 लाख वोट ज्यादा मिलने के बाद भी हारे वहां पर। हाँ, क्योंकि क्या हुआ है, मैं आपको एक दूसरे स्टाइल से बताना चाहता हूँ इसका। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 33% वोट मिली थी देश भर, और उनके 303 आ गए। इस बार वो परसेंटेज उतना ही रहा है, वोट शेयर, और 240 सीटें आ गई। क्यों? तो वोटिंग कहाँ होता है, कैसे होता है? 2000 मैं उसके पहले आता हूं, 2000 में तो 29% वोट था भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जी। फिर भी 282 सीटें आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो जो वोटिंग हुआ वो ब्लॉक्स में हुआ, मतलब नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, उधर 90% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और लगभग ये वो इलाके की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। और फिर बाकी का जो भारत था उधर उनको कुछ सीटें मिली थी, साउथ में तो कुछ भी सीटें नहीं मिली थी। इस बार क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो उनको सीटें ज्यादा आई थी वो कम हो गई, महाराष्ट्र में जो ज्यादा आई थी कम हो गई, और बाकी के वोट जो मिले हैं परसेंटेज जो उनका उतना ही रहा है जहां हारे हुए हैं, वो साउथ में वगैरह भी उनको ज्यादा वोटिंग हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उनका, पर इतना नहीं बढ़ा कि वहां सीट निकाल सके। राइट। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र का उत्तर भी वही है, जहां जहां ये हारे हैं महायुति अभी, तो उधर एक लोकसभा में 6 अगर सीटें होती है तो आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे 4-4 सीटों पे 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में महायुति आगे रहती थी जी। पर वो जो बाकी की 2 विधानसभा है उधर एक गट्ठा पूरे के पूरे वोट विकास आघाड़ी की तरफ जाते थे। ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी के वोट उसमें ज्यादा थे, और उनकी ताकत पे वो वोट जो होते थे वो महायुति के वोटों से ज्यादा होकर वो चुन के आते थे। जैसे पंकजा मुंडे का आप अगर देखो तो उधर जो वोट पोलराइजेशन हुआ बीड़ में 2,500-3 हजार वोट से वो हार गई पंकजा मुंडे। या तो आप अगर उज्जवल निकम का देखोगे तो वो तो एक समय में काउंटिंग जब शुरू था 57,000 वोट से आगे था जी, और एंड में वो 16,000 वोट से हार गया। तो ये जो उनका स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुआ है, या तो मिहिर कोटेचा का इधर देखोगे आप तो कि मानखुर्द में जो वोटिंग हुआ 29,000 से हार गए मिहिर कोटेचा। इसमें मानखुर्द एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी 87,000 का लीड मिला महाविकास आघाड़ी को। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक वोटिंग हुआ जिसका फायदा 2014 में बीजेपी को हुआ था देश भर में, वैसा ही फायदा अभी विकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में हुआ। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी या महायुति को और ऐसे कोई जो वोट काटने वाले हैं उनकी जरूरत पड़ रही है इस समय? उसके सहारे चलेंगे कि अपने बल के ऊपर जो है चुनाव जीत के आएंगे? नहीं, देखिए चुनाव में वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव ऑल एंड पॉलिटिक्स। यस। हाँ, प्यार में, जंग में और राजकीय जंग में सब कुछ जायज है जी। तो अगर वोट कटवा को आप कोई खड़े करते हो बीच में तो उसकी वजह से मैं हार गया है बोलने के हार है, जीत है। और वोट कटवा सामने खड़ा करना ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होती है हर पार्टी की। तो उसके ऊपर ये सही स्ट्रेटेजी है कि गलत स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर टिप्पणी करना बराबर नहीं है। और आने वाले चुनाव में जो स्ट्रेटेजी अपनी तरफ से जीतने के लिए महायुति करेगी वैसे महाविकास आघाड़ी भी करेगी अपनी तरफ से खुद को जिताने के लिए। मैंने जो असेसमेंट किया हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब महायुति का, पर महायुति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो हमने जो असेसमेंट किया था महाविकास आघाड़ी और महायुति का, जो हमारे सर्वे में आया था 158 सीटें हमने कहा था महाविकास आघाड़ी को मिलेगी और 121 सीटें महायुति को मिलेगी। तो महाविकास आघाड़ी का जो सीटों का मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हमारे सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 70 से 75 सीटें मिलेगी उसमें से, ऐसे दिख रहा था। शिवसेना को 50 के आजू बाजू में सीटें मिलेगी ऐसे दिख रहा था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। और राष्ट्रवादी शरद पवार की जो है उनको 35 से 37 सीटें मिलेगी ऐसे दिख रहा था। तो ये कुल मिला के लगभग वो 158 की फिगर आ रही थी। उसके सामने महायुति जो दिख रही थी, तो महायुति में भी भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें दिख रही थी, ज्यादा सीटें नहीं दिख रही थी। 105 से और नीचे आएंगे 170। हाँ, 123 2014, 105 2019। देखो अब जो 70-75 की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ
वो आप फीडबैक सर करके ले हो। ऐसा मैं सारे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस होए, 2 शिवसेना होए, 2 राष्ट्रवादी होए, सबको मैं जो बोल रहा हूँ वो फिगर जो है वो इंडिकेटिव फिगर्स है, ये फीडबैक है, ऐसे आप ले लो। इलेक्शन हुआ नहीं है, वोटिंग हुआ नहीं है, ये तो इंडिकेशन मिल रहा है हर एक को। और इसलिए हमारे सर्वे में हम बार बार एक और चीज और देते हैं कि जहां पे एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ है तो वो भी हम बताते हैं कि ये सीट में एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ है, तो जो कोर्स करेक्शन करना होता है, करेक्टिव एक्शन जो लेनी होती है, वो आप ले सकते हो। तो ये जो फिगर है, ये बोलने के बाद नहीं तो मेरे के खिलाफ ट्रोलिंग कल से चालू हो जाएगा अपने अपने पार्टियों के लोगों का, पर ये इंडिकेटिव फिगर्स ज्यादातर ऐसे रहेंगे। इसमें मुझे एक चीज कहनी है, जो अभी दिख रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से, विदर्भ में कांग्रेस हावी है, मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी हावी है, कोई एक पार्टी हावी ऐसे नहीं, वो तीनों मिला के इनके ऊपर हावी है। बंबई और एमएमआर जो रीजन है, उधर मेरे हिसाब से महायुति हावी है महाविकास आघाड़ी के ऊपर। और पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र जो है, उधर शरद पवार की पार्टी इनके ऊपर हावी है। तो ये पिक्चर अभी जो है वो दिख रहा है। एज स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सीटें लड़ेगी, तो उनका अगर सामना कांग्रेस से होगा पहले, तो वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जहाँ जहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी, वहाँ पे एकनाथ जी शिंदे की शिवसेना का कैंडिडेट अगर उनके सामने खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे डायरेक्ट फाइट अगर अवॉइड की, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो आपको एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद क्या महायुति यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना अपने आप को और मतलब सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किया? जैसे लाडली योजना तो लाए उन्होंने, और चीज़ें भी लाए, क्या मुद्दे लेके आप लोगों के साथ पास जाएंगे कि हम लोकसभा में क्यों कम पड़ गए और अब विधानसभा में जीत के दिखाएंगे? देखो अभी अभी कुछ ही दिन पहले भ्रष्टाचार का मामला सामने आया कि अनिल देशमुख जो है, सचिन वाजे ने जो लिख के दिया है कि अनिल देशमुख जो है वसूली करते हैं, एक तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन क्या ये वोट खींचने के लिए काफी है? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जहां तक मेरा आकलन है, मेरा अभ्यास है, भ्रष्टाचार ये मामला ये इलेक्शन में रहेगा ही नहीं। क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अजित दादा पवार गुट को साथ में लिया, तब से महाराष्ट्र की जनता के लिए भ्रष्टाचार का मामला खत्म हो गया किसी भी पार्टी के लिए। सारे पार्टी एक जैसी है लोगों के मन में। ये दूसरा आता है विकास का, तीसरा आता है सहानुभूति का। नहीं, तो अभी इसमें मेरा ये है, जो देवेंद्र फडणवीस जी भाषण कर रहे हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो क्या कहना चाहते हैं जी, उनके भाषण में ये समझना है। जब देवेंद्र जी ने इलेक्शन होने के बाद में इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा केंद्रीय समिति के सामने भारतीय जनता पार्टी के, कि मुझे मुख्यमंत्री पद से मैं उतारना चाहता हूं और मुझे पक्ष की जिम्मेदारी मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं पूरा टाइम असेंबली इलेक्शन के पीछे लगना चाहता हूँ, तैयारी के पीछे। तो इसके पीछे ये क्या था, अर्थ क्या था उसका? लोग बोलने लगे कि उलट सुलट बयानबाजी करने लगे। मेरे हिसाब से उसका अर्थ ये था कि उनको रियलाइज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ रहा है, फेल था ऐसे बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे अपन तो बहुत कमजोर हो रहा है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी वजह से आप पहुंचेंगे, उनकी नहीं वो आप पहुंचेंगे, सुनिए ना। तो इसकी वजह से उन्होंने पहल की कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं करके, क्योंकि फिर मैं उसी के ऊपर ध्यान दे दूंगा। तो ये चीज उन्होंने समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, एज ए पार्टी या एज ए कार्यकर्ता मेरे काम में बहुत सारी खामियां रही है, मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाया हूं, और उस हिसाब से मैंने पार्टी को लेट डाउन किया है। और उस हिसाब से मुझे अगर मेरी सीट निकालनी है मेरे इलाके की, तो मुझे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचना पड़ेगा, और पार्टी के जो आचार विचार जो भी है उनके तक पहुंचा के कन्वे करके, वोटिंग के दिन वो आके वोट नहीं डालते तब तक मुझे प्रयास करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम मिल सकते हैं।
बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों का किस तरह की रूपरेखा तैयार हो रही है। खासकर महायुति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा परिणाम के बाद जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसके लेकर फडणवीस के अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। तो क्या सही में कार्यकर्ता फेल थे या कुछ और थे? तो क्या विधानसभा में वही कार्यकर्ता हैं, वही लोग हैं, तो क्या लोगों तक पहुँचेंगे जैसे ननी साहब कह रहे थे? तो अगर पहुँचते हैं या कुछ होता है तो स्थिति कुछ और हो सकती है। अन्यथा जो सर्वे आ रहे हैं महाविकास की तरफ से, महायुति की तरफ से, तो काफ़ी चीज़ें जो है चौंकाने वाली हैं। इसमें हम कई बार वीडियो बनाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि आप लोगों को कभी उधर से सुपारी मिल जाती है, कभी इधर से सुपारी मिल जाती है। ऐसा नहीं, जो स्थिति महाराष्ट्र की जो खबरें हैं, जो सर्वे आते हैं उसको हम जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव का अभी बहुत सी चीज़ें बाहर आएंगी, बहुत सी अंदर की खबरें रहेंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।